नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। म्यांमार में लगातार जारी है सेना का तांडव। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत भाग कर आए पुलिस अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया। हमें प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए कहा गया था और इस बीच आपको बता दें कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेना का लगातार क्रूर चेहरा म्यांमार में देखने को मिल रहा है। भारत ने लिया है बड़ा एक्शन, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल दुनिया में उभरती ताकत चौकड़ी की है। आज प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक। जी आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल म्यांमार में जुंटा का अत्याचार जारी। अब तक कई प्रदर्शनकारियों की ले चुके हैं जहां लगातार म्यांमार से हालात बेहद बेकाबू। इस बीच हम अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूएई ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा तत्काल लौटाए $1 अरब। मुश्किल में घिरे इमरान के हाथ पांव फूल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पश्चिम बंगाल में चलते जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से भरा पर्चा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब नंदीग्राम से भी लड़ेंगे चुनाव। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं, डरी हुई हैं। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार ने बजट में बड़े ऐलान कर दिए। युवाओं को नौकरी रोजगार के मामले में किया बड़ा ऐलान, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। 210 साल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें म्यांमार में जुंटा सेना का अत्याचार लगातार जारी। अब तक कई प्रदर्शनकारियों के ले चुके हैं जान। भारत भाग कर आए पुलिस कर्मी ने कहा फिलहाल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने को सेना दे दिया था आदेश। ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मारने की धमकी दे दी थी। दरअसल आपको बता दें कि लगातार म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई जा रही है और उन पर बंधक बनाया जा रहा है। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे करीब 10 और लोगों की जान ले ली है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। गत 1 फरवरी को म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सैन्य शासन की शुरुआत हो गई, जिस पर लोग विरोध जता रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब से लेकर तब से अब देश की सेना जुंटा के द्वारा 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जान ली जा चुकी है। देश की सैन्य सरकार लोगों के विरोध के दबाने के लिए उन पर गोलियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है और उन पर पानी की बौछारें भी की जा रही हैं। देश में लगातार हो रहे प्रदर्शन पर अब इसके खिलाफ सेना की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिंता की जा रही है। इस क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका प्रदर्शनकारी पर हमले की निंदा करता है और अधिक से अधिक हिंसा होने पर वो कार्रवाई भी करेगा। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के नाम पर सेना ने देश भर में भीड़ पर गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा इस कार्रवाई के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपील की कि इस पर रोक लगाया जाए। दरअसल एक स्वतंत्र यूएन एक्सपर्ट ने मानवता के खिलाफ बढ़ते अत्याचार का हवाला दिया। इस बीच सेना के नेता आंग सान सू की एक आरोप लगाया कि सेना का कहना है कि उन्होंने अवैध तरीके से $8 लाख यानी लगभग 4 करोड़ 36 लाख रुपए 11 किलो सेना जमा किया है। तख्ता पलट के बाद नवनिर्वाचित सरकार को बेदखल कर सेना उस पर बैठ गई है। इस बीच सेना के डर से भागकर पाकिस्तान आए एक व्यक्ति ने, एक पुलिसकर्मी ने भी खुलासा किया। हालांकि भारत सरकार ने अब इस पर एक्शन लेते हुए तत्काल सेना को ये तानाशाही बंद करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर सेना इसी तरीके से जुल्म सितम करती रही तो कई चीज़ें प्रतिबंध कर सकता है, भारत कई चीज़ों पर रोक लगा सकता है। उसके साथ ही एक बार म्यांमार से बातचीत के रास्ते तब तक बंद रहेंगे जब तक वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं चुनी जाती है। जी हाँ, सेना को ये आदेश विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर इसी तरीके से लोकतंत्र को धज्जियाँ उड़ाती रही और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता रहा सेना के द्वारा तो भारत अपने रिश्तों पर विचार भी करेगा। इस तरीके की चेतावनी दे दी है। हम चलते हैं अपडेट। दुनिया भर में उभरती ताकतवर चौकड़ी की अहम बैठक। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में भारत समेत क्वाड समूह का पहला शिखर सम्मेलन आज। जी हाँ, हिंद प्रशांत क्षेत्र के सबसे ताकतवर समूह
क्वाड की पहली शिखर बैठक आज यानी शुक्रवार को आयोजित होने रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री एसोदो सुगा शरीक होंगे। क्वाड की चौकड़ी के देशों की ये पहली शिखर बैठक जहां नई साझेदारी की संभावनाएं तय करेंगी, तो वहीं चीन की बढ़ती दादागिरी को भी एक संदेश देने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि भारत समेत 4 देशों की शक्तिशाली चौकड़ी यानी क्वाड की पहली वर्चुअल बैठक पहला मौका भी होगी जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ किसी मंच पर होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्वाड शिखर बैठक में नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए रखने की खातिर सहयोग के व्यवहारिक मोर्चे पर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान करने पर भी अवसर प्रदान करेगा। और यह बैठक भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। भारत के बढ़ते कद का अंदाज़ा होने के साथ चलने को मजबूर पाकिस्तान सार्क सम्मेलन कराने को तैयार। जी हाँ, दुनिया में भारत के बढ़ते कद का अंदाज़ा पाकिस्तान को हो गया है, इसलिए अब वो रास्ता रोकने की नहीं बल्कि साथ चलने की नीति पर कार्य कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की लंबित बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। 2016 में ओडी में भारतीय सेना के ठिकाने पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाली सार्क की बैठक में शामिल न होने की घोषणा भी कर दी थी। और भारत का रुख देखकर बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान सार्क के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसे रास्ते में आने वाली कृत्रिम रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूएन ने पाकिस्तान को कहा तत्काल लौटाएं $1 अरब। मुश्किल में घिरे इमरान खान के हाथ पांव फूल गए। दरअसल आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की एक और बुरी झटका लग गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से अपने $1 अरब को तत्काल लौटाने को कहा है। ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। यूएई के इस सख्त रुख के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथ पांव फूल गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। इससे पहले अब सऊदी अरब ने सख्ती दिखाई थी तो इमरान खान ने चीन के सामने झोली फैला दी थी, लेकिन इस बार शायद चीन भी उसकी मदद ना कर सके। यूएई का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखा पैसा इसलिए वापस मांगा जा रहा है क्योंकि उसकी मैच्योरिटी हो गई है। हमारी सहयोगी वेबसाइट युआन में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान यूएई से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहा, खासतौर पर वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात करके रहम की गुहार लगाना चाहता है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी ने दांडी यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गांधी, नेहरू और पटेल का किया जिक्र। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का जिक्र किया। दरअसल मामला था महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को 91 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई और ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल का जिक्र किया और कहा भारत उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में ऐसे कई संघर्ष हैं जिनका नाम आज नहीं लिया जाता है, लेकिन हर किसी को अपना महत्व होता है और हम हर एक छोटे छोटे संघर्षों से हमें सीखना चाहिए। इतिहास के छोटे छोटे पन्नों को पलट कर देखना चाहिए, उससे हमें सीख भी मिलती है। हम चलते हैं अपडेट। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, बीजेपी शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में दाखिल किया अपना नामांकन। नंदीग्राम से लड़ेंगे चुनाव, ममता को दी चुनौती। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। वह नंदीग्राम सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हल्दिया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आने वाली 1 तारीख को बंगाल में कटमनी के खिलाफ निर्णय होगा। नंदीग्राम में दीदी ने कहा है कि मैं यहाँ की लाठी खाई हूँ। दीदी ने 2006 और 2007 में भी नंदीग्राम आया था। आप किसके कंधे पर बैठी थी? लाठी पहले कौन खाया? पहले लाठी खाने वाला शुभेंदु अधिकारी था। इस बीच ये बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को सीधे चुनौती दी है। हम चलते हैं अपडेट। हल्दिया में गर्जी स्मृति ईरानी बोली, दीदी 80 साल की बुजुर्ग को पीटने वाली बेटी को वोट अब कोई नहीं देगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट पर टीएमसी ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने 12 मार्च ममता बनर्जी के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने एक सभा आयोजित की और जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ममता बनर्जी पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने पूछा कि दीदी ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में किस बेटी को वोट करना है? क्या उस बेटी को वोट करेंगे जिस बेटी के गुंडों ने 80 साल की बुजुर्ग को पीटा? क्या वो ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की बेटी है? क्या वो 80 साल की बुजुर्ग महिला वो पश्चिम बंगाल की बेटी नहीं है? आखिर उनके गुंडों ने उस महिला 80 साल की महिला को जब पीटा तो आखिर टीएमसी ने कोई कार्रवाई, ममता ने कार्रवाई कोई क्यों नहीं की? स्मृति ईरानी ने उस वीडियो को दिखाकर जमकर घेरा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हरियाणा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा बजट लाइव। जी हाँ, हरियाणा में 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगी नौकरी। पुलिस बल में बढ़ेगी महिलाओं की संख्या। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट में 221 पेश कर दिए। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक बच्चों को शिक्षा मुफ्त कर दी है। मुख्यमंत्री ने बजट को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा का बजट पेश होने में गौशालाओं में 2021 और 22 के दौरान 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 30 गौशालाओं में 1921 किलोवाट की भी योजनाएं ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जाएगी। इस बीच 7 जिलों में समेकित सदन भी बनेंगे। इस बीच बजट में पुलिस विभाग को लगभग 5780 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शुरू होगी ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम। हिसार, सोनीपत और पंचकुला में बनेगी प्रयोगशाला। स्थापित होगा नया दुग्ध संयंत्र। हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर बनाए जाएंगे 20,000 मकान। फिल्म सिटी के तौर पर विकसित होंगे पिंजौर व गुरुग्राम। डाटा सेंटर नीति बनेगी। सक्षम युवा योजना संशोधित होंगे। श्रम विभाग के बजट में 40% की बढ़ोतरी होगी। 50,000 युवाओं को भी मिलेगी निजी क्षेत्र में नौकरी। फीडर स्कूल बनेगा। शिक्षा क्षेत्र को 18,140 करोड़ रुपए मिलेंगे। परिवहन को 2408 करोड़ रुपए की स्वीकृति होगी। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तमाम चीज़ युवाओं को नौकरियों के लेकर भी 50,000 नौकरियां निकालने की बात कही है और निजी क्षेत्र में नौकरियां निकलेंगी। 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने का ऐलान किया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर मिलन तय। जी हाँ, एक बार फिर से साथ आएंगे नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू में होगी आरएलएसपी का विलय। बिहार की सियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आ गया है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की सारी शर्तें मंजूर कर ली है। अब जल्द ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी का जनता दल यूनाइटेड में विलय होने जा रहा है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक 14 मार्च को पटना में आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। आरएलएसपी के वरिष्ठ नेता और द्वारा समाचार एजेंसी एनआई को दिए गए बयान में कहा गया है कि फिलहाल 13-14 मार्च को पटना में आरएलएसपी के कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आरएलएसपी जेडीयू के साथ विलय कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मंजूरी लेगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू एक भी सीट हासिल करने में विफल रही। आरएलएसपी के महासचिव माधव आनंद ने एएनआई से कहा है फिलहाल 14 मार्च के बाद आप पार्टी के निर्णय को जान जाएंगे। इस बीच जेडीयू के सूत्रों ने संभावित विलय का बिहार की सियासत पर व्यापक प्रभाव की उम्मीद जताते हुए कहा है कि आरएलएसपी के साथ जेडीयू की विलय की योजना को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें ममता की चोट मामले में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी सांसद, भाजपा भी करेगी शिकायत। दरअसल पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और यहाँ से उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगा। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने यहाँ से अपना पर्चा भरा था। इसके बाद वो एक
हमले का शिकार हो गई थी। और वहीं आज ममता पर भी कथित हमले को लेकर टीएमसी सांसद काली पट्टी बांधकर चुनाव आयोग से मिलने गए। टीएमसी ने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद बदले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को मिली कमान। जी हाँ, उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष पद भी बदल दिया है। बीजेपी ने बंशीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। कहा जा रहा है कि बंशीधर भगत को नए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि मदन कौशिक ने शुक्रवार को यहां उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ मुलाकात भी की थी। बीजेपी महासचिव और प्रभारी अरुण कुमार सिंह की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि विधायक मदन कौशिक को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, घट रहे प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर चिंतित है संयुक्त किसान मोर्चा। राकेश टिकैत बोले, अब क्या होगा। जी हाँ, दरअसल दिल्ली यूपी स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि शाहजहाँपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से घट रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी आंदोलन की सफलता को लेकर कितने ही दावे करें, लेकिन ये सच है कि दिल्ली की सीमाओं पर जुटे किसानों की संख्या में तेजी से घटती जा रही है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पहले ही तुलना में प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या में बेहद कम है। बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी इस बात से हैरान परेशान हैं कि यूपी गेट पर किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या में 200 से भी नीचे आ गई है और टेंट भी उखाड़ने लगे हैं। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।